बच्चों, मैं अरविंदार आप सभी का आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने कूलाम के नियम तक डिस्कस किया था। आज चलते हैं उसके कुछ आगे। तो देखिए, आपका बहुत बहुत मेरे को प्यार मिल रहा है। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, उसके लिए धन्यवाद। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए आगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेक्चर और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आएंगे। क्योंकि आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेशन देता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आज हमारा कॉन्सेप्ट है कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप काफी अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको, कूलाम के नियम के सदिश रूप को। तो देखिए, ये हमारा एक्स वाई जेड, एक्स अक्ष हो गया, इधर ये हमने वाई अक्ष ले लिया और ये हमारा जेड अक्ष है। तो ये तीनों अक्ष हो गए हमारा। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, इधर की तरफ हमने लिया वाई अक्ष और ये लिया हमने जेड अक्ष। तो देखिए, हमने ऐसा माना है कि एक्स वाई समतल में ये एक्स वाई समतल हो गया यहाँ पे। तो एक्स वाई समतल में दो आवेश Q1 और Q2 स्थित हैं। ये देखिए, दो आवेश रखे हुए हैं। एक आवेश यहाँ पे Q1 हो गया और ये दूसरा आवेश Q2 हो गया, जो मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 वेक्टर स्थिति सदिश और R2 वेक्टर स्थिति सदिश पर स्थित है। ठीक है, क्या कहा? माना दो आवेश एक्स वाई समतल में बिंदु A एवं B पर स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर है। तो देखिए, हमको क्या करना है? इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात करना है। बल ज्ञात करने के लिए हमने इन दोनों को क्या किया? ज्वाइन करवा दिया, ऐसे मिला दिया। अब Q1 आवेश क्या करेगा? इस Q2 आवेश पर बल लगाएगा। अगर ये समान प्रकृति के तो इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ। ये हमारा आ गया विस्थापन सदिश। क्या आ गया? ये विस्थापन सदिश। तो Q1 आवेश Q2 आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा F वेक्टर 21। F वेक्टर 21 क्या है? F वेक्टर पहले आवेश Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। क्या है ये? Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हमको जो विस्थापन सदिश है, हम निकाल रहे हैं बल की दिशा इधर की तरफ, A से B की तरफ। तो विस्थापन सदिश भी हमको A से B की तरफ लिया है हमने। विस्थापन सदिश कहां से लेना है? A से B की तरफ, क्योंकि बल इधर लग रहा है, Q2 पर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। तो देखिए, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल। ध्यान रखिए, नोटेशन याद रखना है। F वेक्टर 21 क्या है? पहले आवेश द्वारा या Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल। तो हम यहां पे भी लिख देते हैं इसको, Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल। Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल। तो Q1 आवेश ने Q2 आवेश पर कितना बल लगाया है? तो इसको हम लिखते हैं F वेक्टर 21 इक्वल टू K का मतलब क्या हो गया हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F वेक्टर 21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमने वेक्टर लगा रखा है, इसका मतलब दिशा जरूरी है, इसमें दिशा चाहिए। तो दिशा कैसे? इसकी ए बी के अनुदिश, A से B की तरफ है, तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर के अनुदिश। ये इसकी दिशा आ गई, ए बी वेक्टर के अनुदिश। अब एक बात ध्यान रखिए, हमेशा पूरी फिजिक्स में कभी भी किसी अदिश राशि को सदिश में बदलना है। अदिश राशि को, अभी देखिए यहाँ पे हमने वेक्टर लगाया तो दिशा लिखिए साथ में, लेकिन अगर हम दिशा ना लिखें सभी जगह और हम चाहते हैं कि ये पूरी राशि सदिश में बदल जाए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अदिश है, आवेश अदिश राशि है, ये दूरी का स्क्वायर है, तो ये भी अदिश हो गया। तो जब भी किसी अदिश राशि को हम सदिश में बदलते हैं, अदिश को किस में बदलते हैं? सदिश में। तो उसमें हम इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे? इकाई सदिश से। तो F वेक्टर 21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इनटू R कैप। इकाई सदिश से गुणा कर दिया।
अब ये आर कैप जो हमने लिया है वो कैसे लिया है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, कौन सा त्रिभुज ओ ए बी में, कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ओ ए बी, ये वाला त्रिभुज लिया। और इस त्रिभुज ओ ए बी में हम बात करते हैं सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। इसमें सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम लगाएंगे, अगर आप सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो देखिए दिशा के अनुसार चलते हैं त्रिभुज के नियम में। तो ओ से ए है, ए से बी है, तो हमने लिखा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर किसके बराबर है, ये ओ बी वेक्टर के बराबर है। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर किया तो आपका ये ए बी वेक्टर जो आया वो क्या आया है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। और हमको पता है कि हमारे पास ओ बी वेक्टर का मान कितना है, ओ बी वेक्टर का मान है हमारे पास R2 वेक्टर, ओ बी वेक्टर का मान कितना है R2 वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर का मान कितना है R1 वेक्टर। तो यहां पे लिखा हमने क्या, R1 वेक्टर। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये ए बी वेक्टर की वैल्यू आ गई। ए बी वेक्टर को मैंने ए से बी की तरफ है तो इसको R2 माइनस R1, या आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर को R2 माइनस R1, या हम लिख सकते हैं R वेक्टर 1 2 का मतलब हो गया R2 माइनस R1, ये R वेक्टर 1 2 हो गया। तो देखिए इकाई सदिश R वेक्टर 1 2 का हमने इसमें गुणा कर दिया। R वेक्टर 1 2 का मतलब R2 माइनस R1 से है यहाँ पे। ये बात समझ आ रही है आपको। अब ध्यान दीजिए इकाई सदिश का जो सूत्र होता है वो होता है, इकाई सदिश का अगर हम सूत्र लिखें तो सदिश बटे सदिश का परिमाण। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश बटे सदिश का परिमाण लिखेंगे अगर तो ये आ जाएगा आपका क्या, F वेक्टर 21 इज इक्वल टू K, और ये है हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इंटू R वेक्टर 1 2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर 1 2 अपॉन 1 2 का मोड। अब जब भी आप इसका मोड सॉल्व करेंगे तो ये यही दूरी तो आएगी, ये आप सॉल्व करेंगे इसका मोड सॉल्व करने का मतलब ये वाली दूरी है, क्योंकि मोड कैसी राशि है, अदिश राशि आएगी। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं इस कंप्लीट को, F वेक्टर 21 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या लिखा आपने, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे, क्योंकि अगर आपका कहीं मोड ए वेक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोड ए वेक्टर, और आप मोड सॉल्व करके इसको सिंपल ए लिख सकते हैं, इसका मतलब आप इसका गुणा किया तो आपने यहाँ पे क्या बना, R क्यूब बन गया, और यहां पे क्या मिला आपको, R वेक्टर 1 2। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इतना नोट कर लीजिए आप, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका F वेक्टर 21 इज इक्वल टू K मतलब K मींस दैट 1/4 by epsilon नॉट, इसको हमने K ही लिखा तो K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और इसको आपने लिख दिया R वेक्टर 1 2 को लिखा R2 माइनस R1। ये हमारा पहला समीकरण आ गया, एक इक्वेशन आ गई। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 पे भी तो बल लगाया जाएगा, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर भी बल लगाया जाएगा, और कितना लगाया जाएगा, तो हम लिखेंगे F वेक्टर 1 2 दूसरे आवेश द्वारा पहले पर लगाया गया बल, तो हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगाया गया बल, ठीक है।
तो इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर कितना बल लगाया गया, तो हम लिखेंगे F वेक्टर 1 2, F वेक्टर 1 2। अब देखिए F वेक्टर 1 2 तो विस्थापन सदिश की दिशा B से A की तरफ होगी, विस्थापन सदिश की दिशा पलट गई, B से किधर होगी, A की तरफ होगी, A की तरफ होगी, तो आप इसको लिख सकते हो कि Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और इसको R2 माइनस R1 की जगह आपको लिखना पड़ेगा R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हुआ हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये क्वेश्चन नंबर हो गई आपकी 2, क्योंकि मॉड में तो आप 1 2 सॉल्व करो या 2 1 सॉल्व करो, ये दूरी तो सेम ही आएगी। मॉड का मतलब अदिश मान होता है, और अगर अदिश मान होता है तो ये दूरी दोनों स्थितियों में सेम आएगी। तो हम चाहे 1 2 लिखें मॉड में या 2 1 लिखें, सेम आना है। बट सदिश रूप बदल गया, इसका मतलब मैं इन दोनों समीकरणों से क्या कह सकता हूं कि ये जो दोनों F वेक्टर 2 1 है और F वेक्टर 1 2 है, ये परिमाण में तो समान आएंगे। परिमाण में कैसे आएंगे, समान, लेकिन दिशाएं में कैसे आएंगे, एक दूसरे के विपरीत। दिशाओं में कैसे आएंगे, विपरीत। और यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये R2 माइनस R1 है और ये वाला R1 माइनस R2 है। तो हम दोनों समीकरणों से ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए समीकरण 1 और 2 से ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जो F वेक्टर 1 2 है वो इक्वल नहीं है F वेक्टर 2 1 के। तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 एवं 2 से, क्या लिखा, समीकरण 1 एवं 2 से पहला और दूसरा समीकरण हल किया हमने, तो हमने लिखा F वेक्टर 2 1 नॉट इक्वल टू F वेक्टर 1 2। F वेक्टर 2 1 है वो F वेक्टर 1 2 के बराबर नहीं है। लेकिन ये कब बराबर हो सकता है, क्योंकि इनकी दिशा परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे विपरीत, तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि F वेक्टर 2 1 बराबर माइनस F वेक्टर 1 2। अर्थात कूलाम के नियम में दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे पर, दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे पर कैसा, परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत बल आरोपित करते हैं। तो कभी भी आपका कूलाम के नियम में एक आवेश द्वारा दूसरे पे लगाए गए बल का अनुपात पूछे तो आंसर 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। तथा अगर यहां से आप कॉन्सेप्ट समझते हो, थोड़ा 11th का आपको कॉन्सेप्ट याद है, तो हम कह सकते हैं कि कूलाम के नियम में प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। अर्थात ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो आगे अगर हम इसमें लिखें तो देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, केवल सिद्धांत आप याद रखिए, सिद्धांत याद रखिए क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार या अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय में, आवेशों का निकाय का मतलब बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं वहां पे, आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल, फिर से सुने, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे कि ध्यान दें कैसे, जैसे माना हमने ये फिर से XY एक समतल ले लिया और ये X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया। इसमें कई सारे आवेश उपस्थित हैं। इसमें से एक आवेश हो गया हमारा यहाँ पे Q0, एक आवेश हो गया यहाँ पे हमारा Q1, एक और आवेश हो गया यहाँ पे हमारा Q2, एक और आवेश हो गया यहाँ पे हमारा Q3। ऐसे n आवेश हैं। हम चाहते हैं कि इस Q0 आवेश पर कितना बल लगेगा, तो देखो Q0 आवेश पर Q1 आवेश बल लगाएगा, ठीक है, इस पर Q2 आवेश भी एक बल लगाएगा, इस पर Q3 आवेश भी एक बल लगाएगा, और अगर आवेश उपस्थित थे तो वो सभी इस पर बल लगाएंगे। तो क्या कहता है ये सिद्धांत, कि सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। ये कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो
समझ में आया आपको क्या कहता है? फिर से सुने। इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के समूह में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। यह हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत का। इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का हम अगर एप्लीकेशन देखें, इसका अनुप्रयोग देखें कि न्यूमेरिकल में कैसे लगाते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ये ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन लेते हैं। आपका एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, उसके एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है कि तीन आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया और तीन आवेश हैं इसमें Q1, Q2 और Q3 और प्रत्येक किसके बराबर है? प्रत्येक आवेश Q के बराबर है। तो तीन आवेश Q1, Q2, Q3 जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो L है। अगर भुजा कितनी है? L। तब त्रिभुज के केंद्रक पर रखे कैपिटल Q आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इसके केंद्रक पर रखे कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला आपको बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझिए इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए बहुत आसान है, कैसे करना है। सबसे पहले हमको ये क्या करना है, इन तीनों आवेशों इसको हमने एक अभिलंब बना देना है। इसके बिंदु ये हमने मान लिया A हो गया, ये B हो गया और ये बिंदु C हो गया। केंद्रक को हमने O मान लिया और यहां से हमने क्या किया, इस पर एक अभिलंब बना दिया और ये अभिलंब हो गया। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया D। ये दूरी कितनी हो गई आपकी? L। अब ये जो केंद्रक है ये अभिलंब है इस BC सतह पर। क्या है? ये अभिलंब है BC सतह पर। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये अभिलंब जो बनाया ना वो इस भुजा को लंब समद्विभाजक करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये कोण 30 डिग्री हो गया। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये वाली दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये अगर लंब है तो हमको कौन सी दूरी चाहिए? ये वाली दूरी चाहिए। तो ये क्या हो गया? आधार और ये क्या हो गया? कर्ण। तो आधार और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? तो cos थीटा। तो हम लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, या cos थीटा लिख दें हम, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसका सूत्र हो गया आधार बटे कर्ण। तो cos 30 डिग्री का मान जो है वो देखिए आधार, आधार पता नहीं है तो हमने AD कह दिया, कर्ण हमको पता है L है। cos 30 क्या होता है? √3/2 और L का इधर गुणा किया तो ये AD का मान आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको AD मिला तो ये वाली भुजा जो है ये केंद्रक हो गया O। तो ये जो भुजा है सेम जितना मान इसका आएगा A से O का, वही सेम मान ये आएगा और वही सेम मान ये आएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सिमेट्री सेम होगी, समबाहु त्रिभुज है तो सममिति समान होगी, और समान होगी तो जितनी दूरी ये होगी वही ये होगी और वही ये होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे OA का जो मान है वो OB के बराबर है और ये OC के बराबर है। और ये कितना होता है? 2/3 गुना होता है इस पूरी भुजा के। ये जो मान है AO वो 2/3 गुना होता है कंप्लीट भुजा के। और अगर ये 2/3 गुना होता है तो हमने इसका मान रखा AD का, तो 2/3 AD का मतलब क्या? √3/2L। 1 2 से 1 2 कट गया, √3 से 1 3 कटेगा तो ये जाएगा 1/√3। ये क्या जाएगा आपका आंसर? 1/√3L। ठीक है, तो ये हमको भुजाएं पता चल गई कि ये 1/√3L है। और अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स जानते हो तो आपको पता होगा ये a/√3 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 अगर A भुजा है तो उसी से हमने कैलकुलेट किया, ये 1/√3L आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके बल की। तो देखिए ये आवेश Q, ये Q, ये आवेश Q, ये भी Q, ये आवेश Q, ये भी Q। आवेश तीनों स्थितियों में सेम आएंगे। देखिए ये Q, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, ये कैपिटल Q। तो तीनों स्थितियों में आवेश क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसका सेम है। अब दूरी भी सेम है, ये भी √3L/√3, ये भी L/√3 और ये भी L/√3। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये वाली भुजा इसको ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ, ये इस तरह से।
ये इधर की तरफ करेगा और ये इधर की तरफ करेगा प्रतिकर्षित। तो इसको हमने कह दिया एफ ओ ए, इसको कह दिया एफ ओ बी और इसको कह दिया एफ ओ सी। और ये तीनों आपस में बराबर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सिमेट्री से देखा एफ ओ ए बराबर होना चाहिए एफ ओ बी के और ये बराबर होना चाहिए एफ ओ सी के। और अगर ये तीनों बराबर हैं तो हमको पता है कि बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर के Q1, Q1 की जगह कैपिटल स्मॉल क्यू, Q2, Q2 की जगह कैपिटल क्यू, ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब ये वाली दूरी, तो कितनी है ये 1/√3L इसका होल स्क्वायर। बात क्लियर है? अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। ये 3 थर्ड रेशियो में है, ऊपर लिखेंगे तो 3K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ये बल आ गया। ये तीनों बल का मान पता चल गया हमको। अब अगर बल का मान पता चल गया तो इसमें से 3 बल लग रहे हैं इस तरह से। देखो, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। तो हमको ये पता होता है कि ये पूरा कोण जो है वो 360 डिग्री बनेगा। कंप्लीट सर्कल जो बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। यहां बना दिया मैंने एफ ओ ए, ये है एफ ओ बी और ये है एफ ओ सी। तो हमको पता है कि ये तीनों कितना होगा, 360 होगा। तो सिमेट्री से देखें तो एक आएगा 120, तो ये भी 120 और ऊपर वाला भी 120। अब हम क्या करते हैं कि किन्हीं भी दो बलों के बीच परिणामी ज्ञात करते हैं। किन्हीं भी दो बलों के बीच क्या ज्ञात करते हैं, परिणामी। तो एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी बराबर है, उसको मैंने एफ मान लिया। क्या मान लिया? एफ। तो देखिए, माना हम इन दोनों बलों के बीच परिणामी ज्ञात करते हैं तो इनके बीच इधर आएगा परिणामी एफ आर। अब ये परिणामी आएगा कितना, तो हम लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखेंगे, एफ ओ बी का स्क्वायर प्लस एफ ओ सी का स्क्वायर प्लस 2f ओ बी एफ ओ सी कॉस थीटा, ये आएगा। अब हमको पता है कि ये बराबर है, आपस में बराबर है, तो हमने f माना हुआ है, इसको f माना हुआ है। तो एफ आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 120 डिग्री। अब देखिए, अगर cos 120 डिग्री आ गया तो cos 120 का मान हमको पता होता है, cos 120 का मान -1 बटा 2। तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 120 की जगह माइनस का 1 बटा 2 लिख दिया। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर। एक f स्क्वायर से एक f स्क्वायर गया तो ये रूट में f स्क्वायर आ गया। रूट सॉल्व करेंगे तो f आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट आया है वो f के बराबर आया, परिणामी जो आया है वो f के बराबर आया है। और अगर परिणामी f के बराबर आया है, परिणामी किसके बराबर आया है, f के बराबर आया है। और अगर परिणामी f के बराबर आया है तो हमको पता है कि जो f का मान है एफ आर बराबर है f के, और जो f का मान है वो कितना है 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल स्क्वायर। तो बहुत बढ़िया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इन दोनों का परिणामी ज्ञात किया, ये आ गया। तो नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स आएगा एफ नेट। परिणामी बल की बात करें तो वो कितना है, तो एफ नेट आएगा। देखिए, ये दिशा इसकी ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा नीचे की तरफ है, तो नेट कैसे आएगा, एफ आर माइनस एफ ओ ए। सदिश में दिशा विपरीत हो तो घटा देते हैं, घटाएंगे तो 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल स्क्वायर, और ओ ए भी तो इतना ही है, माइनस का 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल स्क्वायर। ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ध्यान रखिए, कभी भी त्रिभुज पर समान आवेश रखे हूं और केंद्रक पर कोई अन्य आवेश पर बल पूछे तो कितना आएगा, 0 आएगा। बात क्लियर है? तो ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल था जो काफी इंपोर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत भी वेरीफाई हो गया यहां से कि हमने कहा कि आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
एक बार समझ लेते हैं इसको भी, क्या है ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, और हाँ आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपके एग्जाम जो है बोर्ड के, आरबीएससी बोर्ड के 24 मार्क्स से हैं, तो आपकी प्रिपरेशन जारी रखिए। इस टाइम को हमको वेस्ट नहीं करना है बेटा, और जो हमको टाइम मिला है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर कवर करने हैं हमको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आपको वर्ग दिया गया है, स्क्वायर है एक, स्क्वायर के जो शीर्ष हैं उस पर, इस पर लिखा है -2 माइक्रोकूलम, इधर भी -2 माइक्रोकूलम, इधर 5 माइक्रोकूलम, इधर भी 5 माइक्रोकूलम। भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस पर बल बताना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो पहले थोड़ी देर के लिए मैंने इसे मान लिया कि ये 10 की जगह भुजा जो है, आपको भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ऐसे लिखा है 4 आवेश -2 5 -2 5 एक वर्ग ABCD के शीर्षों पर रखे हुए हैं, तब केंद्र पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन आपका। सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे इसका। तो इसको मैंने A मान लिया, तो ये भी A होगा। अगर ये A है तो इसको हमने इसका विकर्ण मिला दिया, इससे फाइनली क्या किया, इसका विकर्ण ज्वाइन करवा दिया, विकर्ण मिला दिया। जैसे आपने ये विकर्ण मिलाया तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि 90 डिग्री पर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया, कौन सा, BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। वैसे इसकी आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं, समकोण त्रिभुज BCD में अगर इसमें समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, DV का वर्ग लंब, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग A² प्लस आधार का वर्ग A²। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2A² बन जाएगा। अच्छा जी, तो DV की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहां से, √2A², मतलब √2A आ गई। लेकिन हमको तो पूरी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो केंद्र से चाहिए इतनी, तो ये आधी हो जाएगी। इसका मतलब इसमें भी ये जो दूरियां आएंगी कौन कौन सी, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OD, ये सभी सेम होंगी। OA क्योंकि A होगा तो सिमेट्री से आप OA OB OC OD बराबर आएंगी, और ये कितनी आएंगी, तो ये आएंगी √2A/2, इसकी आधी, क्योंकि ये पूरा √2A है तो आधा कितना होगा, √2 से कैंसिल किया तो 1/√2A, मतलब A/√2। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब बल की बात करते हैं। तो देखिए ये आवेश 1, ये -2, ये -2, ये 1, तो इसका मतलब ये दोनों, इसके बीच में और इसके बीच में बल समान आएगा, मतलब ये कितना लगाएगा बल, FOA, वेक्टर चाहे तो लगा ले, ये कितना लगाएगा, FOC। तो देखिए यहां आवेश और दूरी समान है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो FOA है वो बराबर होना चाहिए FOB के, FOA जो है वो बराबर होना चाहिए FOB के, और ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, 9 × 10⁹ Q1 कितना 2। अब माइनस साइन के कारण हमने दिशा ले ली, तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, तो 2 × 10⁻⁻⁶, और ये Q1 हो गया। Q2 कितना है, 1 × 10⁻⁻⁶/R²। R का मतलब ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, A की वैल्यू रख दी 10 सेंटीमीटर अपॉन √2, इसका स्क्वायर। अब देखिए ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, लेकिन ओरली मुझे पता चल गया कि ये दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो परिणामी इस पर कितना आना है, 0। परिणामी कितना आना है इस पर, 0, क्योंकि ये आप लिखें OA, इसको क्या लिखें OA, ये आकर्षण बल लगाएगा, और इसको क्या लिखें OC, ये भी आकर्षण बल लगाएगा। तो देखिए तब भी 0 हो जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया और आपने लिखा इसको
9 इंटू 2 और -12 में से प्लस के 9 गए तो 10 की घात -3 रह गया। स्क्वायर करेंगे, एक जीरो से यहाँ कैंसिल कर दिया तो 10 की घात -2 रह जाएगा, क्योंकि -1 रहा ना, -1 का स्क्वायर -2 अपॉन में 2 ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -2, ये कैंसिल आउट हो गया तो -1 आ जाएगा। 36/10 3.6 आया। अब इधर भी 3.6 और इधर भी 3.6 तो कैंसिल आउट, आंसर 0। फिर देखिए इधर भी जितना बल लगेगा, ये कितना, ये प्रतिकर्षित करेगा इसको तो ये लगाएगा FOB, और ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा तो F लगाएगा OD, और ये भी परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, क्योंकि 5 1 है, ये भी 5 और ये भी 1 है, तो ये भी जो इस बल का मान आएगा वो सेम इस वाले बल का मान आएगा। मतलब FOB और FOD सेम आएंगे, और सेम आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 माइक्रो कूलम पे परिणामी बल कितना लगेगा? 0। परिणामी बल कितना लगेगा? 0। बात क्लियर है? तो ये दो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। ये हमारा कूलम के नियम कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हमने कंप्लीट कर दिए। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई है तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या? FOB बराबर FOD बराबर K, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। अब ये Q1 डैश कर दिया क्योंकि दूसरा आवेश हो गया, इसको Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान रखें 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 डैश का मान कितना है? 5 माइक्रो कूलम, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना है? 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R का मतलब कितना? सेम दूरी 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें और फाइनल आंसर बताएं, और फिर नेट कैलकुलेट करें रिजल्टेंट, इसमें से इसको घटा दें, आंसर 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी आप इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो दोनों की दिशा विपरीत है। आप क्या लिखेंगे? FOA माइनस FOB, सॉरी OC। अब विपरीत है तो 3.6 माइनस 3.6 करेंगे तो 0 आ जाना है। ऐसे इसका भी 0 आ जाएगा। सॉल्व करिए इसी तरह से, तो परिणामी कितना हो गया? 0। तो ये हमारा कूलम का नियम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र, समझते हैं इसको कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ध्यान दीजिए इस पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। अगर हम इसको परिभाषित करें विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमने देखा विद्युत क्षेत्र। आगे का टॉपिक समझने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट, ये कूलम के नियम तक एक फेज हो गया इस चैप्टर का। आगे का फेज आपको अच्छे से समझने के लिए विद्युत क्षेत्र समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जैसे द्विध्रुव वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने पेपर में आए हुए, उससे वो आपको बेटर तब समझ में आएगा जब आपको विद्युत क्षेत्र अच्छे से समझ आएगा। तो ध्यान देते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए ये हमारे पास एक कैपिटल Q आवेश है। ये क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र निर्मित करेगा जहां पर ये किसी अन्य आवेश पर बल लगा सके। जैसे मैंने कोई मान लो परीक्षण आवेश यहां रखा, अभी देखते हैं इन दोनों में कोई आंतरिक क्रियाएं नहीं हो रही है, पारस्परिक क्रिया नहीं हो रही है। फिर हम इसको और पास लाए और यहां रखा तो हमने देखा कि ये इस पर एक बल आरोपित कर रहा है, एक बल लगा रहा है इस पर। तो हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वो किसी परीक्षण आवेश पर एक बल आरोपित करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई परीक्षण आवेश दिए गए आवेश के कारण एक बल का अनुभव करता है, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से ध्यान दें क्या बताया? किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछते हैं नेक्स्ट? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये 2018 के मेन पेपर में, मेन आरबीएससी के पेपर में इसकी परिभाषा पूछी गई है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो देखिए बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम परिभाषित करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो हमने पढ़ा किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण धन आवेश हमेशा एक बल का अनुभव करता है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण धन आवेश हमेशा एक बल का अनुभव करता है। ये कब पूछी गई है? 2018 मेन आरबीएससी एग्जाम में आई है। मेन एग्जाम में आई है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिखेंगे? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश हमेशा एक बल का अनुभव करता है। हमेशा बल का अनुभव करता है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश हमेशा बल का अनुभव करता है। हमेशा उस पर मतलब बल लगता है, अर्थात करता है। अतः किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश जितने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, धन आवेश जितने परिमाण का धन आवेश या ऋण आवेश, जितने परिमाण का, या ऐसे भी लिख सकते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, तीव्रता कहते हैं। क्या बताया आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बताई? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश जितने परिमाण का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि इकाई धनावेश है तो प्रतिकर्षण और ऋणावेश है तो आकर्षण। जैसे हमने एक कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बना दिया, यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा। अब ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश रख दें और यहाँ पे आपको इकाई धनावेश रखें परीक्षण के लिए, क्यू नॉट आवेश रखें, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो आपको क्या बताया? किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धन आवेश जितने परिमाण का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। बल हो गया एफ और आवेश हो गया क्यू नॉट। तो इसका सूत्र हो गया ये ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। फिर अगर हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या बनेगी? तो ई बराबर बल की इकाई बोलिए क्या होती है? न्यूटन। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। और आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। तो इसकी एसआई सिस्टम में जो इकाई बन गई वो बन गई न्यूटन पर कूलाम। क्या बन गई? न्यूटन पर कूलाम। अगर इसकी विमा बनाए हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा बनाते हैं तो देखिए ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब आप देखिए बल की विमा क्या होती है? तो बल की विमा होती है ml_t-2 और आवेश की विमा क्या होती है? at। तो इसकी फाइनली विमा क्या बनी? तो ये बन गई ml_t-3a-1। ये इसकी विमा बन गई, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, 2018 मेंस में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये आप ध्यान से समझिए, ये भी आपको आगे काफी हेल्प करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो हमने पढ़ा कि जो विद्युत क्षेत्र है उसमें
तो उसका सूत्र होता है F बराबर E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया। इसका मतलब तो ये हुआ कि देखिए E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, तो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर जो बल लगेगा वो QE हो जाएगा या Q नॉट E हो जाएगा। अर्थात जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वो हमेशा एक बल का अनुभव करेगा, चाहे वो स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो सदिश की दिशा होती है, तो धनावेश के कारण इसकी दिशा कैसे होती है? आवेश से दूर की ओर। धनावेश के कारण इसकी दिशा कैसे होती है? आवेश से दूर की ओर। और ऋणावेश के कारण अगर दिशा की बात करें तो ऋणावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से पास की ओर होती है। आवेश से पास की ओर होती है। धनावेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है एवं इसकी दिशा धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर एवं ऋणावेश के कारण आवेश से पास की ओर होती है। ऋणावेश के कारण कैसी होती है इसकी दिशा? पास की ओर। धनावेश से दूर, ऋणावेश के कारण पास की ओर। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में मान लो ये हमने धनावेशित एक पट्टिका ले ली, ये एक पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट हो गई, एक ऋणावेशित पट्टिका हो गई। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेशित और ऋणावेशित पट्टिका के लिए धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। इसकी दिशा कैसे बनेगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। धनावेश से ऋणावेश की ओर, क्योंकि धनावेश से दूर और ऋणावेश से पास। अब मैंने यहाँ पे कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इस पर जो बल लगेगा ना वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। बल कहां लगेगा? धनावेशित कण पर बल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और कितना लगेगा? QE। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऋणावेशित कण पर बल कहां लगेगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। और कितना लगेगा? F बराबर QE। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये ध्यान से समझते जाइए, आगे काफी काम आएंगे। धनावेश के कारण दिशा दूर की ओर और ऋणावेश के कारण कैसे? पास की ओर। अगर हम यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश पट्टिका ले लें तो दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इस पर बल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऋणावेशित कण पर कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब किसी बिंदु आवेश के कारण अगर मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूं, किसके कारण? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूं तो क्या आएगा? कितना, क्या फॉर्मूला होगा उसका? तो हमने लिखा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, या हम लिख सकते हैं व्यंजक। तो देखिए आज के लिए लास्ट टॉपिक व्यंजक। हमने ऐसा माना कि यहाँ पे हमारे पास कोई बिंदु O है, इस पर प्लस कैपिटल Q आवेश है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना की। फिर से ध्यान दें, माना एक बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। तब देखिए इस पर हमने परीक्षण आवेश Q नॉट माना तो ये प्लस Q आवेश इस परीक्षण धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों आवेशों के मध्य बल कितना लगता है? तो हम लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना बल लगेगा। अब देखिए इसको इसके अनुसार परिवर्तित कर दें तो F बराबर K, Q1 की जगह कैपिटल Q और Q2 की जगह Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये बल लगेगा समीकरण नंबर 1। फिर हम लिखें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है कि E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। F का मान समीकरण 1 से रखने पर, F का मान समीकरण 1 से रखने पर जब आप यहाँ पे F का मान रखेंगे पहले समीकरण से, तो आपको मिलेगा E बराबर F क्या है, K कैपिटल Q क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो देखिए परीक्षण आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आप क्या कह सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु आवेश वाला, आगे काफी काम आने वाला है, इसको जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा। तो ध्यान रखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान दें, अगर आपको ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे हमने दूरी लिख दी, यहाँ पे हमने तीव्रता लिख दी, और अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार का अति परवलयाकार ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये देखें कि इसकी दिशा कैसे है, तो O से P की तरफ है, तो हम लिख सकते हैं OP वेक्टर के अनुदिश, OP वेक्टर के अनुदिश। लेकिन अगर आप इसको सदिश रूप में ही बदलना चाहते हैं तो तरीका वही है, E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सदिश में बदलने के लिए इकाई सदिश आर कैप से गुणा कर दीजिए, ये सदिश रूप आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू आवेश होता तब कोई बात नहीं, ये दिशा ओपी वेक्टर के अनुदिश लिखी है, फिर क्या लिखते पीओ वेक्टर के अनुदिश। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट हुआ। तो आप का प्यार ज्यादा से ज्यादा हमको मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को फिर से एक बार कहूंगा कि सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।